अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। 9 माह इमरान खान साहब की हुकूमत के मुकम्मल हो चुके हैं। इमरान खान साहब की 22 साल सियासी जदोजहद में पहली बार उन्हें वज़ीर आज़म बनने का और पहली बार उन्हें वफाकी हुकूमत बनाने का और पहली बार उन्हें पंजाब में हुकूमत बनाने का मौका मिला। बहुत सारे अच्छे काम इमरान खान साहब ने शुरू किए पाकिस्तान के गवर्नेंस के अंदर, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर। बहुत सारे अच्छे मंसूबे शुरू किए जो कि अनप्रेसिडेंटेड जिनको कहा जा सकता है, जैसे कि सेहत इंसाफ कार्ड का मंसूबा शुरू किया, जैसे पाकिस्तान के सियासी बयानिए के अंदर माहौलियाती आलूदगी का बयानिया शामिल किया जो कि इससे पहले पाकिस्तान के मरकज़ी सियासी बयानिए में शामिल नहीं था। बेघर लोगों के लिए पनाहगाहों का मंसूबा शुरू किया। इसी तरह कुछ और अच्छे मंसूबे भी, लेकिन बहुत सारे ऐसे वादे हैं इमरान खान साहब के। मैं उनकी एक फहरिस्त आपके सामने रखना चाहूँगा। जिन वादों की तकमील कब होगी कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई खाका, कोई ब्लूप्रिंट हुकूमत कौम के सामने रखने में अभी तक नाकाम है। सबसे पहले जो 150 साल पुराना पाकिस्तान का गला सड़ा सिविल सर्विसेज का निज़ाम है, इसमें बार बार इस्लाहत लाने का वादा था इमरान खान साहब का। 9 महीने गुजर गए, समझ नहीं आ पा रही कि यह मामला कहां पर रुका हुआ है। पंजाब के शहरियों पर जो पुलिस वैशी बनकर टूटती थी, हमेशा इमरान खान साहब ने उस पर तनकीद की, हमेशा जगाया कौम को कि ये गलत पुलिस है, इसको ठीक होना चाहिए। बहुत अच्छा काम था। आज हुकूमत में 9 महीने हो चुके हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पंजाब पुलिस कहां खड़ी है। मुल्क का जो बोसीदा निज़ाम इंसाफ था उसको सुधारने का वादा तो तहरीक इंसाफ से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता था, जिसका नाम ही इंसाफ था, लेकिन उसमें कोई अभी तक सिविल या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इस्लाहात सामने नहीं आ सकी। तालीमी एमरजेंसी नाफिज करने का वादा था, निज़ाम सेहत को में इस्लाहात लाने का वादा था। 9 माह गुजर गए, 50 लाख घरों का जो मंसूबा है, यानी आप कह सकते हैं कि तकरीबन 1/5 टाइम हुकूमत तक गुजर चुका है, लेकिन वो 50 लाख मंसूबे जो हैं, वो घर जो है उनका मंसूबा सिर्फ फीतों तक ही हमें महदूद नजर आ रहा है। करप्ट चोरों और लुटेरों के एहतसाब का वादा था, हुकूमत ने यह वादा अपने तौर पर अभी तक पूरा नहीं किया। जितने केसेस हैं वो पुराने हैं, हुकूमत के आने से पहले के। नैब और एंटी करप्शन में इस्लाहात लाने का वादा था। सरकारी अफसरान और ब्यूरोक्रेसी के पास जो 20 कनालों से लेकर 100 कनाल तक के घर हैं, ये वादा था इमरान खान साहब का। वज़ीर आज़म बनने के बाद इस पर काम भी शुरू किया गया कि ये घर वापस लेके इनका कोई और मसरफ होगा। अभी तक ये वादा ही है। गवर्नर हाउसेज और दीगर आलीशान महलात को अवामी इस्तेमाल में लाने का वादा था। सिवाय वज़ीर आज़म हाउस के वादे की तकमील के बाकी इससे मुतल्लिक वादा पूरा नहीं हुआ, जो कि बहुत अच्छा वादा था खान साहब का। और वज़ीर आज़म हाउस की यूनिवर्सिटी में तब्दीली के हवाले से काबीना फैसला कर चुकी है। फिर गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का पूरा, जो कि ऑब्सोलीट स्ट्रक्चर है, इसको तब्दील करने का वादा था, यानी स्टेट ऑफ द आर्ट गवर्नेंस होगी। खैबर पख्तूनख्वा में ये 6ठा साल है तहरीक इंसाफ का। हज़ारा सूबे की डिमांड थी, इमरान खान साहब खुद जाके हज़ारा सूबे की तहरीक और जलसों में कहते थे कि हज़ारा सूबा बनेगा, अभी तक नहीं बन सका। टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात लाने का वादा था। सरकारी अफसरान की तकर्रियों और तरक्कियों में जो मेरिट काबिलियत को मयार बनाना था, उसका कोई निज़ाम सामने नहीं आ सका कि वो क्या है। स्टील मिल्स और PIA जैसे तबाहाल इदारों की बेहतरी और इस्लाहात का वादा था। फिर वज़ीर आज़म ने वादा किया था कि जी मैं असम्बली में आया करूंगा वीकली या बाय वीकली, जो अभी तक वो नहीं आ पा रहे, जो ये खुद वादा किया। किसी ने कहा नहीं था खान साहब के ऊपर कि आप ये करें, उन्होंने खुद कहा था। फिर वसीम अकरम प्लस साहब की क्या हैरत अंगेज कारकर्दगी है, उसका भी कौम को नहीं पता 9 महीनों में। इसी तरह से सनती इनकलाब का वादा था, ज़री मईशत में इनकलाब का वादा था। 4 महीने गुजर गए, सानिया साहिवाल तवक्को नहीं थी तहरीक इंसाफ से। नून लीग होती, पीपल्स पार्टी होते, लोग समझ लेते कि शायद ये चल सकता है। 4 महीने हो गए, अभी तक सानिया साहिवाल के कातिल अंजाम तक नहीं पहुंच सके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 9 महीने गुजर गए। आप अगर लोगों से पूछें कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अचीवमेंट क्या है 9 महीने की, तो आपको कोई नहीं बता सकता। सिर्फ वफाकी हुकूमत की कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के काम नज़र नहीं आ रहे लोगों को। क्या वजह है? हमारे साथ मौजूद है खुसूसी तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तर्जुमान नदीम अफजल चंद साहब। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। 9 महीने एक तो मुबारक हो, आपने निकाल ली किसी तरह से। ये क्या है सर? इतने वादे थे, अच्छी बात है, कौम को चाहिए थी यही उम्मीद। रोड मैप इन चीज़ों का नज़र नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरी बात, आपने जो बातें की बिल्कुल सारी मैं आपकी बातों से मुतफिक हूँ, लेकिन उसमें आप अनफॉर्चुनेट समझें या फॉर्चुनेट समझें कि PTI ने जो बेंच मार्क था ना, वो अपना मुकर्रर किया, बहुत हाई रखा था। अपने मुखालफिन के साथ अगर आप नून लीग के साथ या पीपल पार्टी के साथ मुवाजना करें, पंजाब हुकूमत का मुवाजना कर लें शहबाज शरीफ के साथ, या फेडरल गवर्नमेंट का पिछली हुकूमत के साथ ही मुवाजना कर लें, तो फिर चीज़ें बेहतरी की तरफ गई हैं। 1-2 शोबों के अलावा बाकी चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ गई हैं। कोई
पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक विक्टिमाइजेशन नहीं है, जिस तरह पिछली नून लीग स्पेशली करती थी। और मैं बिल्कुल इस पर बड़ा ओपनली कहने की तैयार हूँ कि नून लीग की सिलेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी विक्टिमाइजेशन की बेस पे होती थी और जजेस की अपॉइंटमेंट पे विक्टिमाइजेशन होती थी। सॉरी, ब्यूरोक्रेसी में तो मियाँ साहब का एक ही मेयार था कि यस बॉस कौन करता है, जो यस बॉस करेगा उसी को लगाएगा। ये अब वो नहीं है हालात। आज वो आप देख लें किस वक्त गवर्नेंस का जो मेन चीज़ है वो ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी में कोई विक्टिमाइजेशन नहीं है कि ये इन्होंने नून लीग के साथ काम किया है, ये अराई हैं, ये जट हैं, ये गुजर हैं, या सिंध से हैं, या बलोचिस्तान से हैं, या इन्होंने किस पार्टी को वोट दिया, इनकी फैमिली किस पार्टी से है। आपको तो ताने मिल रहे हैं कि आपने सारे नून लीग के लगा दिए। तो लेकिन विक्टिमाइज नहीं किया। जो अच्छे काम करने वाले उनको एडजस्ट कर रहे हैं, जो नहीं काम ठीक कर रहे हैं वो साइड पे होते जा रहे हैं। अब ये किसी गवर्नमेंट पे पहला इम्तिहान होता है। दूसरा इकोनॉमिक क्राइसिस था। अब देख लेना किस क्राइसिस में छोड़ कर गए थे। मैं वैसे ही एक पढ़ रहा था पेपर आज मुझे मिला, तो बजट डेफिसिट 2.3 ट्रिलियन था 2018 में, 2.3 ट्रिलियन, और करंट अकाउंट डेफिसिट 20 बिलियन था, $20 बिलियन। तो ये अब इधर इस हद तक छोड़ के गए। फिर कहें वो 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स, $20 बिलियन, और टोटल पब्लिक डेब्ट जो लायबिलिटी थी वो 33.8 ट्रिलियन इन सितंबर 2018, यानी 30,000। और टोटल एक्सटर्नल डेट जो लायबिलिटी थी वो $97 बिलियन। अब इन हालात में आप कहें जी इस मुल्क का कौन सा इदारा, जितने पब्लिक ओरिएंटेड इदारे थे, PIA, स्टील मिल, रेलवे, हर इदारा तबाह करके गए। अब खान साहब ने IMF की मुखालफत भी की हुई थी, एमनेस्टी स्कीम की मुखालफत की। जब इक़्तिदार में आए तो उनको अब उसके अलावा चारा ही कोई नहीं। आपको इस वक्त आपके पास और ऑप्शन ही कोई नहीं कि आप इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के पास जाएं अपने, ताकि पॉलिसीज़ को रिकग्नाइज करवाएं, ताकि दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप एतमाद करें, आपके पास आएँ, आपको लोन दें, जो उनके काम रुके हुए वो थ्रू हो जाएं, इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो जाए, तो फिर जाके आप कह सकते हैं। तो ये बड़े बड़े मुश्किल फैसले मैं समझता हूँ किए हैं इस हुकूमत ने, और आने वाले दिनों में करने भी पड़ेंगे, क्योंकि आवाम की हालात ऐसी करके गए हैं वो कि अब इसको यहाँ तो एडाकिज्म पे चला जाए, नोट छापे जाएं, कर्ज लेके, शॉर्ट टर्म पॉलिसी, सब्सिडी दे के फिर अगला साल फना बर्बाद कर दो। यहाँ तो ऐसे है जो उन्होंने आखिरी 5 साल किया, तो यहाँ फिर देर पा पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, कौम को, मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करना पड़ेगा, इदारों की रिफॉर्म्स करनी पड़ेगी। एक गैप तो है ना चंद साहब, ये जो बात आप कर रहे हैं, ये एक पढ़ा लिखा तबका जो लॉजिक को समझता है वो तो समझ रहा होगा कि खान साहब करना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरह लूटा पुटा मुल्क दिया है वो कर नहीं सकते। जो मासेस एट लार्ज है, जो नहीं समझ सकता इस नुक्ते को, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप बिलोंग करते हैं, वो लोग तो दिल छोड़ चुके हैं। मासेस भी सच्चे हैं। महंगाई है, लेकिन मासेस को ये बताना पड़ेगा हमें कि महंगाई किन की वजह से, हमें विरासत में क्या मिला और आगे हम करने क्या जा रहे हैं। फिर दूसरा, मासेस में जो अवाम में है वो जुडिशल सिस्टम तबाह है आपका, उसकी रिवैम्पिंग करनी पड़ेगी। पुलिस कल्चर वाकई तबाह, बिल्कुल नीचे गिरा हुआ है, उसको बेहतर करना पड़ेगा। तमाम इदारे जिनकी पब्लिक डीलिंग है, वापडा हो, सुई गैस हो, पुलिस हो, रेवेन्यू हो, पब्लिक डीलिंग उस लेवल की नहीं है कि आम आदमी को कोई इज्जत मिले, कोई तहफ़्फ़ुज़ मिल सके, कोई उसका हक मिल सके। इनकी रिफॉर्म्स बिल्कुल उस तरफ हमें जाना है, स्लो जा रहे हैं, ये मैं तस्लीम करता हूँ। जितनी तेज़ी से रिफॉर्म्स होनी चाहिए उस तेज़ी से नहीं हो पा रही। वज़ीर आज़म को एहसास है कि स्लो जा रहा है? बिल्कुल एहसास है। वज़ीर आज़म खुद अपनी टीम को रोज़ाना कहते हैं, जब मीटिंग होती है कि स्लो जा रहे हैं, स्लो जा रहे हैं, अवाम को और दे, उसको सहूलत दें, अवाम के दुख दर्द में शामिल हो, उनको बिल्कुल ऐसा महसूस हो कि नई गवर्नमेंट आई, कोई तब्दीली की कहीं ना कहीं लोगों को चमक नजर आनी चाहिए। तब्दीली के नाम पे लोगों ने वोट दिए। 97 बिलियन डॉलर्स आप कह रहे हैं कि सितंबर 2018 तक थे, जो आपने सऊदी अरब से लिया, जो कुछ चीन से लिए, कुछ UAE से लिए, ये मेरा ख्याल बढ़ के आपको 99 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो चुके हैं। 6 अरब डॉलर अब ये आ जाएंगे अगर आपको IMF से मिलते हैं, तो 105 अरब डॉलर्स हो जाएंगे। अब मैं चाहूँगा ज़रा इमरान खान साहब ने अपने यौम तासीस पे क्या फरमाया, ये उम्मीद, फिर हम कहते हैं ये खुद उम्मीद दिलाते हैं खान साहब। मसला ये ना, तरकीब तो फिर होती है, ज़रा दिखाएं क्या खान साहब ने उम्मीद दिलाई। हमें जब हुकूमत मिली तो पाकिस्तान का कर्जा 30,000 अरब था, 30,000 अरब पाकिस्तान का कर्जा था। 10 साल पहले 6,000
60 सालों का पाकिस्तान का कर्जा 6,000 अरब था। 10 सालों में इन दोनों जमातों ने 6,000 से 30,000 पे लेके गए। अब मैं क्यों याद कराऊंगा 30,000 का? क्योंकि और इंशाल्लाह अगर जब हमारी टर्म खत्म होती है तो हम 30,000 से अगर 20,000 अरब पाकिस्तान का कर्जा कर देते हैं तो इससे कामयाब हुकूमत आई नहीं होगी पाकिस्तान की तारीख से। बहुत जबरदस्त बात, यही लोग चाहते थे ना कि कर्जा कम हो। 30,000 अरब वो था, 900 कम हो, लोगों के इदारे चलना शुरू हो जाएं, लोगों को रिफॉर्म्स नज़र आती शुरू हो जाएं और लोगों तक कुछ उसके फ्रूट्स जो हैं लोगों तक पहुंचने शुरू हो जाएं। लोग मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए तैयार हैं। लोगों को ये यकीन दिलाना होगा, एक तो आपका पैसा खाया नहीं जाएगा, एक जो हुक्मरान तबका है वो आपके पैसे पे साबका हुकूमतों की तरह अय्याशी नहीं करेगा, और जो लोग बैठे हैं उनके दर्द है आपके लिए, ये बावर कराना पड़ेगा। मुल्क में 2 कानून नहीं चलते कि एक के लिए और दूसरे के लिए दूसरा हो, 2 हॉस्पिटल नहीं चलते, 2 स्कूल नहीं चलते, 2 अदालतें नहीं चलती। ये सारी चीज़ें एक करनी पड़ेगी और हो रही हैं। लेकिन ये हकीकत है कि बाज़ मामलात में बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन बाज़ मामलात में बड़ा ठीक प्रोसेस जा रहा है, तेज़ी से जा रहा है। लेकिन रिफॉर्म्स आपको नज़र आना ज़रा लेट आती हैं, लेकिन जब नज़र आना शुरू हो जाती हैं तो फिर उसका ये 4-5 महीने बड़े मुश्किल हैं। ये 4-5 महीने इकनॉमिक क्राइसिस भी है, रिफॉर्म्स हैं इदारों की। इन 4-5 महीनों के बाद आप देखेंगे चीज़ें बहुत बेहतर होने शुरू हुई। 105 अरब डॉलर तक पहुंच जाते हैं आप, वैसे आप 107 तक पहुंचेंगे क्योंकि आपको 8 अरब चाहिए, 6 ही आएगा, 2 अरब कोई ADB हमारे से लिए जो टारगेट है, हमने जो 30 बिलियन डॉलर 33 ट्रिलियन छोड़ के गए हैं उसको हमने नीचे लाना है। सर्कुलर डेट हमने ख़त्म करना है जो 1200-1300 अरब से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, 1200 अरब से ज़्यादा है। हमने उसको ख़त्म करना है। हमने लोगों को जॉब्स क्रिएट करके देनी है, प्राइवेट सेक्टर को एक पहिया चलाना है ताकि लोगों को नौकरियां मिलें। हाउसिंग सेक्टर में हो, फार्मिंग में हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन में हो, जिसमें हो, ताकि किसान से लेकर बड़े सनतकार तक हर तबका खुशहाल हो, सरकारी मुलाजम भी खुशहाल हो, आम कारकुन आम वर्कर का भी चूल्हा जले, वो भी अपने घर का बजट अपनी तनख्वाह में बना सके। ये है टारगेट। अब देखना यह है कि ये किस तरह पूरे हो सकते हैं। इकनॉमिक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। करप्शन बिल्कुल नहीं इंशाल्लाह होगी, टॉप लेवल पे, नीचे है अभी, ये भी हकीकत है। मैं जो गलत बात है, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बिल्कुल है नीचे करप्शन है अभी, और मैं समझता हूँ उसको ख़त्म होना चाहिए। थोड़ा सा सोशल प्रेशर भी अब आ गया है, सोशल जो है ना अवेयरनेस भी ज़्यादा लोगों में आ गई। अब पहले जैसा मीडिया है, सोशल मीडिया है, ये बहुत पॉजिटिव साइन है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारे मुल्क के लिए, रियासत के लिए। और उससे बड़ा अगला काम जो है, हमने पार्लियामेंट को भी चलाना है। हमने जमहूरियत भी दुनिया को दिखानी है कि हम एक जमहूरी मुआशरे में तरक्की कर सकते हैं, ना कि हम किसी और तरफ देखते रहे। क्योंकि लोग कहते हैं जी जो भी काम हुआ अयूब खां के दौर में हुआ, जी अमरीत थी, फलां काम हुआ, कभी किसी ने डेमोक्रेटिक दौर के काम नहीं गिने। ठीक है, जो हुए एटम बम बना और काम हुए, अच्छे अच्छे काम हुए, लेकिन मैं समझता हूँ इस डेमोक्रेटिक हुकूमत के ऊपर ये भी एक बहुत बड़ा कर्जा है कि नई यूथ आई है, उस यूथ को ये भी ओनरशिप देनी है कि जमहूरियत, पार्लियामेंट, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, इस मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम है, इन सारी चीज़ों से ओनरशिप भी दिलवानी है, और वो यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है। वो को डिलीवर करेंगे तो वो फिर मिलेगी। ये बात तो लोग आपकी बाय कर लेंगे कि आप 6 अरब डॉलर कर्जा क्यों ले रहे हैं, लोग आपकी लॉजिक रीज़न को मानने को तैयार हैं, लेकिन आप ये नहीं बता रहे लोगों को कि ये हम उतारेंगे कैसे, ले क्यों रहे हैं, ये तो आप बता रहे हैं, लेकिन पहले वाले 30,000 अरब और ये 6 अरब डॉलर ये उतरेगा कैसे, ये भी तो बताए ना। उतारने की जो आप बात करते हैं, मैं बताता हूँ, पहले 4200 बिलियन टारगेट है हमारा रेवेन्यू का पिछला, इस साल तक। अगले साल तक 5,550 का टारगेट हमने 5,500 जो कि 8,000 खान साहब ने कहा हुआ है। 5,500 यही हमने IMF को भी कहा है, यही हमारे अपने फ़ायदे में। इसके अलावा आपके ख़र्चे अगर आप निकालेंगे तो आप बाकी आपके पास क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। आप डेवलपमेंट कहाँ से करेंगे, आप लोगों के लिए नई चीज़ें कहाँ से बनाएंगे, आप इस माशरे के अंदर रिफॉर्म्स कैसे करेंगे। वो टैक्स आप और मैंने टैक्स देना है, अमीर आदमी ने टैक्स देना है, गरीब पे खर्च होना है, छोटे इदारों पे खर्च होना है, आम आदमी पे खर्च होना है। आम आदमी टैक्स देने के काबिल नहीं है, वो तो इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है बेचारा, वैसे भी वो दे रहा है। मैं समझता हूँ अभी भी अपनी इस्तात से बढ़कर दे रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि अमीर आदमी टैक्स दे, छोटे आदमी को हम टैक्स फ्री करें। छोटे आदमी का देखें, जब जिसकी 25-30 हज़ार इनकम होगी,
अगर उसको घर भी रियासत नहीं दे सकती, उसको कम से कम इतने पैसे तो दे दे कि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके, उसकी दवाई ले सके, उनको स्कूल भेज सके, किसी बेटी की बहन की शादी कर सके। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तो ये भी नहीं है। क्या देकर गए, कौन सा सिस्टम देकर गए? मुझे एक सिस्टम बता देना कि इस मुआशरे में हम देहाती लोग हैं, कोई मुझे बता दे कोई इदारा प्रॉफिट में छोड़ कर गया, तबाह बर्बाद करके गए और फिर बैठ के भाषण भी देते। IMF का जो हतमी ड्राफ्ट होगा वो पार्लियामेंट में पेश करेंगे? देखिए पार्लियामेंट में तो जाएगा, बजट की सूरत में तो लाजमी फाइनेंस बिल के अंदर जाएगा। पार्लियामेंट से तो आप चीज़ें छुपा ही नहीं सकते ना। पहले कभी गया नहीं ना आज तक IMF का। नहीं छुपाना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कौम को कि ये वजूहात हैं, इन मजबूरियों की वजह से हम IMF के पास गए, इस प्रोग्राम पे हम अमल करेंगे और ये शराइत तो हमें फ़ायदा क्या होगा। शराइत भी कोई नहीं है, मैंने जो डिटेल स्टडी किया, क्या शराइत है, वही शराइत हैं जो हम खुद अपने ऊपर लागू करना चाहते हैं। हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, हम टैक्स नेट बढ़ाना चाहते हैं। तो वो IMF भी कह रहा है, प्रोग्राम है उनका, वो कहते हैं इस प्रोग्राम पे अमल करें ताकि आप पैसा दुनिया से जो लेते हैं वो वापस करने के काबिल हो जाएं। यही वो उन्होंने आपको सर्टिफिकेट देना है। ये तो नहीं कि लेके खा जाएं और बाद में वापस करने की अब लेके आप पैसा ऑरेंज ट्रेन बना दें, सब्सिडी हर साल करोड़ों अरबों रुपया दें, CPEC के ऊपर बजाय इकनॉमिक जोन बनाने के बजाय आप वो मोटरवेज मुकम्मल करने के आप मेट्रो के ऊपर लगा दें CPEC के पैसे। तो ये तो नहीं होता ना, उससे पे बैक तो नहीं हो सकेगा ना। पे बैक तो फिर तब ही होगा जब आप उस रूट से इकनॉमिक जोन के जरिए डेवलपमेंट, बिजनेस एक्टिविटी होगी, पैसा जनरेट होगा, पैसा वापस आएगा, फिर वापस आपने पैसा वापस भी करना है। एक वादा वज़ीर आज़म साहब ने और किया था, ये भी बहुत अच्छा वादा था, ये एक ताज़ा हवा का, बातें तो सारी इमरान खान साहब, बातों से कोई इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन काम बाज़ों का नज़र नहीं आते। अब ये होना चाहिए था बहुत पहले। ये वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी में, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में ऐसा होता है, पाकिस्तान में नहीं होता था। ये ज़रा दिखाएं। हमने ये सोचा है कि हम क्वेश्चन टाइम, प्राइम मिनिस्टर का क्वेश्चन टाइम करेंगे हर 2 हफ्ते में, और इंशाल्लाह सेनेट के सामने भी आऊंगा, अपने आप को प्रेजेंट करूंगा, क्योंकि जो डेमोक्रेसी की बेसिस होती है वो लीडरशिप का इत्तेसाब कर सके, और इत्तेसाब के लिए सबसे बेहतरीन जगह होती है सेनेट और पार्लियामेंट। जो सबक हमें पढ़ाते हैं चंद साहब, खान साहब, वो सबक फिर हमें खान साहब को पढ़ाना पड़ता है बाद में। क्या सबक? कि वो आएंगे हर वेडनेसडे को, जिस तरह ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आता है। कल आए थे पार्लियामेंट में, कल फाटा के ऊपर एक अमेंडमेंट थी, कल आए, उन्होंने स्पीच भी की। जब अपोजिशन गाली गलोच की सियासत करेगी तो फिर या तो प्राइम मिनिस्टर आके लीडर ऑफ द हाउस आए और अपनी पार्टी को लड़ाए अपोजिशन से, तो यहाँ चुप करके आए ही ना। 2 ऑप्शन है ना। तो अब इस वक्त तो अपोजिशन लड़ाई के मूड में होती है, खसूसी तौर पर नून लीग, महाजराई, लड़ाई, गाली गलोच, नारेबाजी। तो इन नारेबाजी से बचने के लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं आते, ताकि माहौल ही ऐसा ना बने, चलो बिजनेस चलता रहे, क्वेश्चन आवर चलता रहे, कट मोशन चलती रहे, एडजर्न मोशन, सारा कुछ चलता रहे। तो वो माहौल बेहतर होगा तो प्राइम मिनिस्टर ज़रूर आएंगे, जवाब भी देंगे, सवालों जवाब भी होगा, और बिल्कुल अकाउंटेबल है पार्लियामेंट के सामने। उस्मान बुज़दार साहब को रखना है आपने, अब ये जिद है, जिद बना ली है खान साहब? जिद कोई नहीं है, हर हाल में रखने, जिद कोई नहीं है। जब तक उनके MPs पार्लिमानी पार्टी चाहेगी वो रहेंगे, जब तक पार्टी PTI फैसला करेगी वो रहेंगे। पार्टी बेचारी चाहेगी जब तक खान साहब चाहेंगे, हो सकता है। देखिए पार्लिमानी पार्टी, मैं सब बताऊँ आपको, मैंने मोस्टली MPs देखे हैं कि वो उस्मान बुज़दार साहब से बहुत मुतमईन है। अच्छा, तो जब MPs मुतमईन नहीं होंगे तो मैं कहता हूँ कोई भी चाहेगा भी तो नहीं रह सकेंगे। MPs मुतमईन है, इस वजह से वो रहेंगे अभी तक। लेकिन कोई तो उस्मान बुज़दार की प्रोडक्ट भी तो नजर आनी चाहिए ना। आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। इत्मीनान MPA की मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ उस्मान बुज़दार साहब को, मैं शहबाज शरीफ की प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं। लेकिन इसमें कलमिया भी है जी। उस्मान बुज़दार साहब के साथ जो मिनिस्टर हैं या जो ब्यूरोक्रेसी है, उनको भी प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। अकेला कोई एक बंदा भाई काम नहीं कर सकता है सिस्टम में, ये एक टीम वर्क होता है। अब उस्मान बुज़दार साहब के जिस जो मिनिस्टर ठीक काम करेंगे तो उनकी सारी टीम अच्छी नजर आएगी। अगर मिनिस्टर इस वक्त टीम डिलीवर नहीं कर रहे तो इसी वजह से लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन करप्शन नहीं हो रही जी, करप्शन रुकी हुई है। जिस तरह पहले मनसूबे बनते थे वेस्टेड इंटरेस्ट के ऊपर, वो नहीं बन रहे, और आगे किसानों से लेकर एग्रीकल्चर, बाकी तमाम मामलात में, एजुकेशन में, हेल्थ में तेज़ी से रिफॉर्म्स जारी हैं। आप खुद पंजाब से हैं, पंजाब बैटल ग्राउंड है PTI की, कोई शक। पंजाब की हुकूमत बनेगी 2023 में, तो फिर मरकज़ में हुकूमत बनेगी। सिंध में तो हुकूमत आपकी हम कह नहीं सकते कि फौरी तौर पे बन जाए। बलूचिस्तान में इसी तरह का एक इत्तेहाद होगा। अगर उस्मान बुज़दार साहब, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब हैट पहन के, एक्टिव लॉन्ग शूज़ पहन के भाग दौड़ कर रहे हैं, जो भी है, लोग कहते थे कि एडमिनिस्ट्रेटर है, सख्त गिर आदमी है,
अब उस्मान बुज़दार को जब लोग उस पलड़े में देखते हैं तो आप बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले रहे सियासी तौर पे? देखिए रिस्क है, लेकिन अगर डिलीवर कर जाएंगे उस्मान बुज़दार साहब जिस तरह लग रहा है कि वो डिलीवर करेंगे तो फिर बहुत बड़ी कामयाबी भी होगी। ये तो सियासत में होता है, रिस्क भी होता है, कामयाबी भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं, इसमें तो कोई फिर तो सक्सेस स्टोरी बन गया ना अगर कामयाब हो गया तो ये तो करना पड़ेगा, वरना उस्मान बुज़दार साहब के अपने लिए ठीक भी नहीं है, पार्टी के लिए ठीक भी नहीं। एमनेस्टी स्कीम, फाइनेंशियल एमनेस्टी स्कीम आज कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दे दी है। मैं ये सवाल नहीं कर रहा, ये स्कीम नहीं, एसेट डिक्लेरेशन स्कीम, एसेट डिक्लेरेशन स्कीम, उसमें रियल स्टेट की एसेट्स की भी डिक्लेरेशन। मैं ये सवाल नहीं करता, ये कई दफ़ा हो चुका है कि खान साहब पहले इसकी मुखालफत करते थे, आप खुद क्यों लेकर आ रहे हैं। मैं ये सवाल कर रहा हूँ, ये तो आप लेकर आ गए हैं, आप एक करप्शन एमनेस्टी स्कीम भी लेकर आ जाएं ताकि हमेशा हमेशा के लिए ये जो आपने एक ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला इस मुल्क में शुरू है, वो आप वो करप्ट कह रहे हैं, आप उनको करप्ट कह रहे हैं, एक दफ़ा लोगों को कहा सुना माफ़ करें और कहेंगे आज के बाद जो करेगा लटका देंगे। देखिए ये तो एक मैं अकेला डिसीजन नहीं कर सकता, पार्टी के अंदर मुख्तलिफ राय होती हैं। खान साहब ने जो एक करप्शन के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बनाया है, उस नैरेटिव पे उनका एक कदम भी पीछे हटना बहुत मुश्किल है, कंप्रोमाइज़ करना। लेकिन उसके ऊपर जो उनका मकसद है वो कामयाब होते हैं कि नहीं, उसमें जुडिशल सिस्टम का भी रोल है, उसमें प्रोसिक्यूशन का रोल है, उसमें अकाउंटेबिलिटी करने वाले इदारों का भी रोल है, और ये सारे इदारों का रोल है उसमें, तब जाके अकाउंटेबिलिटी मुकम्मल होगी। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस मुल्क में एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए। तो अगर वज़ीर-ए-आज़म मैं ज़ाती तौर पे अगर मेरे से एज ए पोलिटिकल वर्कर आप राय लें तो मैं समझता हूँ। कभी आपकी ज़ाती तौर पे प्राइम मिनिस्टर से इस पे बात हुई? नहीं, मेरी डिस्कशन होती रहती है। क्या देखिए अब बहुत सारे मामलात होते हैं, वक्त के साथ साथ देखें किस तरह चीज़ें जा रही हैं, लेकिन ये होना चाहिए इस मुल्क में ताकि हर इदारे को एहसास हो कि हमने क्या गलत किया है, पॉलिटिशियन को एहसास हो, जुडिशरी को हो, फौज को, ब्यूरोक्रेसी को, सबको एहसास हो कौन से ठीक काम किए हैं, कौन से गलत काम किए हैं, और आगे जाके जिन्होंने गलत किए हैं वो कौम से माफ़ी मांगे और हम आगे चलें। ये तो बहुत अच्छा स्टांस है वज़ीर-ए-आज़म साहब का कि वो कहते हैं कि 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे आपके हवाले से। लेकिन अगर आपने पीछे नहीं हटना तो आप कर क्या रहे हैं, अब क्या करने हैं? मैं एक ब्रेक लेता हूँ चंद साहब की इजाज़त से, ब्रेक से वापसी पे आपको बताते हैं कि कर क्या रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब एहतसाब के हवाले से। या तो एहतसाब करें, वो जिसे कहते हैं उठ गया तो उठ गया जब दस्ते कातिल उठ गया, या तो उठे आपका जो करप्ट लोगों पर दस्ते कातिल ना उठ रहा है ना बैठ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। एक ब्रेक के बाद खुश आमदेद। ना तो मुल्क में उस तरह का एहतसाब हो रहा है जो खान साहब कहते थे, जैसे एक तलवार चलेगी एहतसाब की और सारे करप्ट लोगों की गर्दनें उड़ा देगी और लोग समझ रहे थे कि बस पैसा मुल्क में रेल पेल शुरू हो जाएगी, करप्ट लोगों से लूटा हुआ पैसा पेट फाड़ के निकाला जाएगा। ना तो ये हो रहा है और ना ही कोई ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कोई कमीशन बन रहा है कि एक ही दफ़ा लोगों को ने जो कुछ किया है उनको माफ़ किया जाए और एक नई सुबह का आगाज़ किया जाए। चंद साहब, ना तो जो मुल्क से बाहर भाग गए, ना आपकी हुकूमत उनको 9 महीने में वापस लाने में कामयाब हो सकी, ना जो बाहर पैसा पड़ा हुआ है उस पैसे को वापस लाने में कामयाब हो सकी, ना जो मुल्क के अंदर जायदादें हैं करप्ट लोगों की, ना उन जायदादों को आप कुर्क कर सकें हैं या आप उनको अटैच कर सकें कौमी ख़जाने के साथ, ना ही लोगों को सजाएं हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। तो फिर जो वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, भाई आप कर क्या रहे हैं जो आप नहीं छोड़ेंगे? एहतसाब तो हो ही नहीं रहा। देखें, हो रहा है, जिनका एहतसाब हो रहा है उनसे पूछे। अगर प्राइम मिनिस्टर इतना भी स्टैंड ना लेते ना तो आज तक ये सारे लोग बाहर चले गए होते। प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टैंड लिया है तो इस मुल्क का, इस हुकूमत का एक टीम पूरी का एक नैरेटिव बना है। ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, वरना मेरे जैसे कमज़ोर दिल लोग भी बहुत हैं हर इदारे में। सही है, तो लोग इजी लेने लग जाते ये तो प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टैंड लिया। लेकिन इसमें बात यह है कि हमारा सिस्टम में बड़ी कमज़ोरियाँ हैं। हमारे सिस्टम में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमारे सिस्टम में जब चोरी करके घर से निकलता है तो एडवांस पुलिस से लेकर आला अदलिया, लोअर जुडिशरी, हाई कोर्ट, हर जगह तक उसको पता होता है कि मैंने कहाँ कहाँ कितनी फ़ीस देनी है और कैसे मैंने टाइम, चोर रास्ते कौन से, निकलना कैसे। इस तरह FIA, NAB, अनफॉर्चुनेटली हमारी वो कैपेसिटी नहीं है वाइट कॉलर क्राइम को काबू करने की। अभी उस पर मैं समझता हूँ इसमें भी हमें बहुत काम करना पड़ेगा।
हमारे लोगों ने जितने पैसे कमाए, जितने बाहर भेजे, फिर वापस लाए, जितनी टीटियाँ लगवाई, फिर कमाया, बड़े बड़े देखे ना तरीका वारदात चेंज किया। तो इन सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि इस वक्त वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना इतना आसान है। फिर ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होती है इसमें, फिर उनके अपने बैचमेट्स बैठे हुए हैं, उनकी अपनी क्लास बैठी हुई है जो उनको डिफेंड करती है। जुडिशरी में भी उनके अपने लोग हैं, एक ही चंद चैम्बर्स के हैं, वही लीगल एडवाइज़र रहे इन लोगों के, वही चैम्बर्स में बैठे हुए, वही अब वो जज हैं। तो इसी तरह उन्हीं के एक गैंग आप हैं। लेकिन चंद साहब, एक मैं आपको तो एलीट क्लास पे एक गैंग है, बिल्कुल सही, इस गैंग का नेक्सस है पार्लियामेंट, सहाफ़ी, अब मीडिया, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, हर जगह पे इनका गैंग है। रिश्तेदारियां हो गई हैं अब तो, और एक दूसरे को डिफेंड करना जानते हैं। लेकिन 2023 में अलग-अलग पार्टियों में बैठे हुए डिफेंड करते हैं। ये तो आपने डायग्नोज बिल्कुल सही किया ना, मसला बीमारी तशखीस अब इसको ये है रवायती तरीके, एक काम है कि रवायती तरीके से आप कैसे खत्म कर सकते हैं। रवायती तरीके से बड़ा स्लो प्रोसेस है। एक है गैर रवायती तरीके से खत्म, जो खान साहब की तकरीरें हैं, जो उनकी ख्वाहिश थी, जो उनकी पार्टी के नौजवानों की ख्वाहिश थी। लेकिन गैर रवायती तरीके से आपके रास्ते में कानून रुकावट है, आप नहीं कर सकते। कानून उड़ाएं नहीं, ऑर्डिनेंस ले आए नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। जुडिशरी ये लोग जवाब मानेंगे 5 साल नहीं माने या ना माने, ये हकीकत है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, इसमें आप कोई माने या ना माने ये हकीकत है। तो अगर सदारती निज़ाम की बहस होती, खान साहब कहते वो भी नहीं आ रहा। देखें, सदारती निज़ाम तो इस मुल्क में नहीं, बहस इस वक्त फजूल है, क्योंकि पार्लियामेंट है, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए कोई नया निज़ाम लाने के लिए, और फिर अवाम को कबूल हो, छोटे सूबों को वो निज़ाम कबूल हो। ऑलरेडी आप तख्त लाहौर की तकरीरें करते हैं, ऑलरेडी हम कहते हैं कि पंजाब का इतने फ़ीसद बजट जो है वो लाहौर सिर्फ लगा दी गया है, बाकी पंजाब को हम डीजी खान का, राजनपुर का रोना रोते हैं, हम बदीन का रोना रोते हैं, हम रूरल सिंध के, हम बलोचिस्तान खुजदार का रोना रोते हैं। और एक तरफ आप कहते हैं कि सिर्फ फिर वही अर्बन लीडरशिप उभरे और वो इस मुल्क की सदर बन जाए। बड़ी मुश्किलात हैं। हाँ, उसमें पॉजिटिव भी है कि उसको अपनी टीम चुनने का मौका मिलेगा, लेकिन देखना यह है कि इस मुल्क में पहले कौन सा निज़ाम कामयाब हुआ है। हर निज़ाम की खामियाँ खूबियाँ भी होती हैं। इस वक्त पार्लियामानी निज़ाम को छेड़ना क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं? ख्वाहिश तो कईयों की होगी चेंज करने की, लेकिन नहीं हो सकता। इसी जगह पे बैठे हुए थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनसे मैंने एक सवाल किया था, उसको उन्होंने क्या जवाब दिया था एहतसाब से मुतल्लिक। यही सवाल हम भी उठा रहे हैं, हमें जवाब नहीं मिल पा रहा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का सुने। मैंडेट तो उनके पास ये है ना कि उन्होंने अकाउंटेबिलिटी करनी है जी? आपकी जमात की और बिल्कुल ये मैंडेट नहीं होता, चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी होती है और उसको एहतसाब करना चाहिए। तो उन्होंने कौन सा एहतसाब किया? देखिए, एहतसाब किसका होगा? अगर हमारी हुकूमत का करना है, मैं वज़ीर-ए-आज़म था, 46 वज़ीर थे, उनके एहतसाब करें ना, क्यों नहीं करते आप? तमाम हुकूमती रिकॉर्ड आज इमरान खान के पास है, मेरे पास नहीं है। उनके लगाए हुए वज़ीर मौजूद हैं, सेक्रेटरी मौजूद हैं, FIA का इदारा मौजूद है, PM इंस्पेक्शन कमीशन मौजूद है, एंटी करप्शन है। एंटी करप्शन क्यों नहीं करते? मैं तो कहता हूँ एहतसाब करें। 3000 अरब रुपए के मंसूबे डेवलपमेंट के फेडरल गवर्नमेंट ने किए, क्या आपको एक पैसे की करप्शन नहीं मिल सकी? राइट जी, अभी तक ना पंजाब हुकूमत ने कोई केसेस खोले हैं शहबाज शरीफ साहब के। 10 साल एक बंदे ने रूल किया है, ना इधर से पीपल्स पार्टी के 5 साल के, ना नून लीग के 5 साल के। इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म अपने साबका वज़ीर आज़म की हुकूमतों के केसेस। ये तो इसका मतलब आप इनको सनद दे रहे हैं। बात है, मैं बताऊं, आप कहते हैं ना जी लोग करप्शन, एक एक बंदा का उठा के बैलेंस शीट निकाल लें, उनके एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म लेकर लें कि जिसने 85 में सियासत शुरू की थी उसके वक्त उसके पास क्या था और आज क्या है। जो ब्यूरोक्रेट आज से 20 साल पहले भर्ती हुआ था उसके वक्त पहली डिक्लेरेशन क्या थी और आज क्या है। इस तरह गए हैं लोग ऊपर। कितने लोग जेन्युइन बिजनेस करके गए हैं। अब माजरत के साथ PIA तबाह हो और आपकी ज़ाती एयरलाइन तरक्की करे, जो है वो पाकिस्तान स्टील मिल तबाह हो और आपकी ज़ाती स्टील मिलें जद्दा में भी तरक्की कर रही हो, पाकिस्तान में भी तरक्की कर रही हो, फिर लोग सवाल तो उठाएंगे। फिर आप जब सियासत में आने से पहले आपकी एक शुगर मिल भी ना हो, एक सिर्फ फैक्ट्री हो, बाद में आपके 34 यूनिट बन जाएं जिसमें पेपर मिलें भी हों, उदैबिया पेपर मिल से लेके शुगर मिल, फ्लोर मिल, टेक्सटाइल मिल, डेयरी फार्मिंग, मटन, हलाल मीट, क्या क्या नहीं हो, फीड मिल्स। तो फिर कोई पूछे कि ये कहाँ से आया, तो लेकिन कानून जो है वो तो कहता है कि इसका भी एक रास्ता है पूछने का। लेकिन हकीकत ये है कि लोगों को नज़र आ रहा है कि इन्होंने कमाया हुआ है, लेकिन आप पकड़ने के लिए कानून में उतनी ताकत नहीं है।
हमारे पास वो रास्ते नहीं है। अगर इमरान खान जैसा डेड ऑनेस्ट वज़ीर आज़म भी इस मुल्क को जो मिला है, अगर वो भी ना कर सके चंद साहब, फिर ये रियासत कैसे चलेगी? मैं समझता हूँ अल्लाह करे ये रियासत कामयाबी से चलती रहे, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि अकेले इमरान खान के ऑनेस्ट होने से काम नहीं चलेगा, और लोग भी ऑनेस्ट चाहिए। कौन कौन है जो और तबके भी ऑनेस्ट चाहिए, और महकमे भी ऑनेस्ट। इसका मतलब है कोई और है जो नहीं करने दे रहा? मैं आपको बस मैं किसी आगे वजाहत नहीं कर सकता। ऑनेस्ट बहुत सारे लोग चाहिए और हैं, लेकिन थोड़ा सा सच बोलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, अपनी क्रीज से बाहर निकल के खेलना पड़ेगा। बड़ी बात कह गए आप। क्रीज के अंदर रह के नहीं, निकलना पड़ेगा। इस पाकिस्तान को देने के लिए कुछ अपने इंस्टीट्यूशनल कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, कुछ अपने बिरादरी की कुर्बानी देनी, कुछ अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की कुर्बानी देनी। ये लोग मेरा ख्याल फिर आड़े आ रहे हैं ना? बहुत है, होता है, सिस्टम में खामियां हैं। मैं खैर जो खामियां जो आपको कह दी है मैंने। अच्छा, ईद के बाद वैसे दोस्तियां होती हैं लोगों की, दोस्तियां खामियां, रिश्तेदारियां हैं, बहुत कुछ है, बहुत सारे मामला। मैं अब आइडियल सिस्टम नहीं है, मैं फैमिली ना आइडियल काम हो रहा है। मैं ईमानदारी की बात है, मैं रोज़ों में आपके सामने बैठो, मैं क्यों झूठ बोलूँगा? मैं सारे फैमिली ट्रीज अगर आपके सामने रखूं कि किसकी किससे रिश्तेदारियां, तो वो रिश्तेदारियों को भी छोड़ दें। आप छोड़ दें, कई ऐसे तकड़े लोग हैं जिनका आप नाम भी लें तो फिर आप बर्दाश्त इस मुल्क में नहीं रह सकते। आपको शायद नौकरी से छुट्टी हो जाए, मेरी तर्जुमानी से छुट्टी हो जाए, होते हैं तकड़े लोग। ये अलमिया है इस मुल्क में। ईद के बाद उसके लिए थोड़ा सा हमें अपने आप को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। ईद के बाद इंशाल्लाह आएगा वक्त, ये भी मैं आपको बताऊं, मज़ीद बेहतरी आएगी। ईद के बाद नहीं तो 10 मुहर्रम आशूरा के बाद आपके खिलाफ तहरीक शुरू होने जा रही है। हिकमत अमली क्या होगी आपके पास? देखिए, तहरीक एक तो किसी इशारे के बगैर कभी इस मुल्क में कोई तहरीक कामयाब नहीं हुई। कोई भी तहरीक चली है, मैंने जो आज तक तहरीकें पढ़ी हैं एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट, हर तहरीक के पीछे एक इशारा होता है। आपके खिलाफ भी इशारा हो सकता है? मैं एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से काम कर रहा हूँ। मैं आप और मैं की नहीं बात कर रहा है, एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि तहरीक चलानी किसने है, उसके पास अल्टरनेट क्या है, उनके पास क्या मनसूबा है। फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ क्या अपने वर्कर्स इकट्ठे कर लेंगे, अपने स्कूल ऑफ थॉट के लोग इकट्ठे कर लेंगे, क्या लोगों को क्या अल्टरनेट क्या देना चाहते हैं। लेकिन खान साहब की कामयाबी इसी में इंशाल्लाह ताला होगी, अगर अपनी जमात को, अपने पॉलिटिकल क्लास को वो इंगेज रखते हैं, तहरीक कामयाब नहीं होगी। अपनी जमात, अपनी पॉलिटिकल क्लास में डिसकनेक्शन ना हो, अपने वोटर सपोर्टर को, वोटर सपोर्टर, पार्लियामेंटेरियन, आपके ऑफिस बेरर, अगर इनमें डिसकनेक्शन ना हो तो कोई तहरीक कामयाब नहीं हो। वज़ीर आज़म कितने घंटे टीवी देखते हैं दिन में? वज़ीर आज़म को क्लिप्स जाते हैं, रिपोर्ट्स जाती हैं टीवी प्रोग्राम्स की, अखबारें गो थ्रू सारा दिन बहुत ज्यादा अखबार पढ़ते हैं, लेकिन बाखबर है। उनको पता चल रहा होगा कि इस वक्त लोगों की हर चीज नब्ज पे हाथ है। बिल्कुल उनको पता है कि महंगाई है, बिल्कुल उनको पता है कि लोग बड़ी मुश्किल में हैं, बिल्कुल उनको पता है कि लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, लोगों को सरकारी महकमों में वो इज्जत नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए, उनको पता है। और इसके लिए वो रोज़ाना कोशिश करते हैं, अपनी टीम की बाज़ करते हैं, सारा कुछ करते हैं। और उनको ये भी पता है कि इसी चीज़ को अपोजिशन एक्सप्लॉइट करेगी। बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। नहीं तो अगर करेगी तो फिर अगर वो लोगों को बाहर निकालते हैं, इशारा हो ना हो जैसा भी हो, आप तो फिर जिस तरह वो कहते हैं कि आपने हमें नहीं चलने दिया था, ये आपको नहीं चलने देंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि चलने ना चलना देना, मुल्क को तो चलना है ना। कोई एक शख्सियत मानी नहीं रखती, कोई एक जमात मानी नहीं रखती, मुल्क को तो आपने आगे लेके चलना है। और आगे अगर आप एक जमात को नीचा दिखाने के लिए खुदा न खासा मुल्क का नुकसान करेंगे तो कौन जिम्मेदार होगा। और जमात को भी आज खान साहब है तो आज वो वज़ीर आज़म सिर्फ PTI के नहीं है, वो सारे मुल्क के वज़ीर आज़म। उनने हर बंदे के बारे में सोचना है। उन्होंने ये तो नहीं कहना कि इस गली से मेरा, इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, इस गली से, इस महल्ले से मेरे वो जो वोट मिले तो यहाँ पीने का पानी मिले, यहाँ के थाने में इंसाफ मिले, यहाँ की बिजली ठीक हो, बाकी जिसने वोट दिया, ऐसा नहीं होता। सदारती निज़ाम का तो आपने कहा कि बहस हासिल है। बिल्कुल नहीं। नवंबर में किसी सदारती निज़ाम, 18वीं तरमीम, ये सब बातें नवंबर में किसी एक्सटेंशन की बहस हासिल है या कभी नहीं हुई बहस? कोई बहस कभी बहस नहीं। नवंबर तक हालात ऐसे रहेंगे, नवंबर के बाद ठीक होंगे हालात? इस वक्त इस मुल्क में बड़े इस वक्त इंटरनेशनली आप देखें ना, अफगानिस्तान के रिलेटेड है, आपका इंडिया का इलेक्शन है, आप इस मुल्क की क्राइसिस देखें, इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये सारी चीज़ें इस खित्ते में, ईरान के साथ सैंक्शन है अमेरिकन की, ईरान के वो भी आपका पड़ोसी ममालिक है। आपने इस्लामी ममालिक के साथ तल्लुकात ठीक रखने हैं, इस्लामी ममालिक के आपस में तल्लुकात ठीक नहीं है, आपने सबको बैलेंस रखना है।
बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। लोग उम्मीद रखें या उम्मीद छोड़ दें? नहीं, उम्मीद रखें, बहुत बेहतरी है इस हवाले से। आज जो बातें आप और मैं बैठे कर रहे हैं, आज से 10 साल पहले नहीं होती थी ये बातें। लोगों को ये बताई भी नहीं जाती थी कि तेरे ऊपर कर्ज कितना है, इस मुल्क की मुश्किलात क्या हैं। पॉजिटिव साइन। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब। तब्दीली में तब्दीली महसूस करनी है आप लोगों ने। ये टॉक शोज़ के ज़रिए से ना तो इस तब्दीली की इमारत को गिराया जा सकता है, ना ही कोई मस्तूई इमारत खड़ी की जा सकती है। तब्दीली महसूस करेगी पाकिस्तान की अवाम। आपसे मुलाकात होगी कल।